जय हिंद स्टूडेंट्स। और बहुत समय बाद मैं आप लोगों के लिए एक करंट अफेयर्स का सेशन लेके आया हूँ। अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो सबसे पहली फुर्सत में इस वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। मैं अलग से हार्ड कॉपी लेके आया हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर की, और हार्ड कॉपी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे लगा मुझे ये चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करनी चाहिए। और ये एकदम एकदम ही न्यू है, क्योंकि अभी 1 फरवरी को बजट जब जारी हुआ तो उसमें निर्मला सीतारमन जी ने कुछ ऐसी स्कीम्स जारी करी। और ये जो कुछ स्कीम्स जारी करी हैं, ये स्कीम्स इतनी इम्पॉर्टेंट हो चुकी हैं हमारे लिए, क्योंकि इसके ऊपर एक आर्टिकल आया है, और ये जो आर्टिकल आया है, इंडिया कैन बिकम अ बायोडाइवर्सिटी चैंपियन। और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये स्कीम्स डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं। और अभी हमें भी न्यू स्कीम्स चाहिए। पुरानी घिसी पिटी स्कीम्स हम कब तक डालेंगे? तो कुछ न्यू स्कीम्स जो हमको चाहिए वो इसमें हमको मिल जाएगी। एक प्रॉपर आंसर इन्होंने बना के दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस सेशन को लाइक कीजिए और बने रहिए इस सेशन के साथ। स्मॉल क्विक सेशन होने वाला है, सिर्फ एक ही आर्टिकल डिस्कस करना है। जो चीज़ें मैं हिंदी में समझाऊंगा, जो चीज़ स्कीम के नाम है, वो मैं हिंदी में मैंने ट्रांसलेट करके यहाँ लिख के रखे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में क्या बोला गया है कि इंडिया के पास एक ऑप्शन है कि इंडिया आने वाले फ्यूचर में एक बायोडाइवर्सिटी का या जैव विविधता का चैंपियन बन सकता है, एक जैव विविधता का ऐसा रक्षक बन सकता है जो पूरी दुनिया में एक उदाहरण सेट करेगा। और ये कैसे करेगा? तो कुछ चीज़ों का यहाँ पे एक कह सकते हो आप ओपिनियन लिया गया है, या कुछ चीज़ों का रेफरेंस लिया गया है कि भारत ने ये किया है, और क्योंकि भारत ये सब कर रहा है, इसीलिए इस कंडीशन में भारत ये चैंपियन बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात करी गई है वो बात करी गई है कॉन्फ्रेंस इन मॉन्ट्रियल कनाडा। देखिए, कुछ चीज़ें आपने इन्वायरमेंट की क्लासेस में मेरे से पढ़ी होंगी। मैंने ये आपको, जो भी लोग मेरे से इन्वायरमेंट पढ़े हैं उन्होंने ये चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी, 30x30 प्लेज। अगर उनमें से कोई स्टूडेंट देख रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं अब नहीं बोलूँगा, ये वीडियो डिस्टर्ब करता है नहीं तो बार बार। तो 30x30 का जो हमारा लक्ष्य था कि हमको 2030 तक क्या करना है, 30% ज़मीन बचानी है और 30% ओशंस बचाने हैं। मतलब 30% वर्ल्ड के ओशंस बचाने हैं, और 30% ही वर्ल्ड के क्या बचानी है, लैंड रिसोर्सेज बचानी है। कब तक बचानी है? 2030 तक। ये जो इनिशिएटिव था ये लिया गया, और इंडिया इसका पार्ट है। इसके आगे पूरे उसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक फैक्ट ज़रूर याद रखना है कि भारत में विश्व की 17% आबादी रहती है। 17% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो भारत में रहती है, और 17% ही जो ग्लोबल एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। जो नए बच्चे हैं उनको ये नहीं पता होगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, तो मैं आपको क्विक जल्दी से बता देता हूँ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब ऐसी जगह, हॉटस्पॉट का मतलब होता है गर्म। ठीक है, ऐसी जगह जो इतना ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है, इतना ज़्यादा इंसानों ने उसको ख़त्म कर दिया है कि वो जगह अब जानवरों के लिए या पेड़ पौधों के लिए खतरनाक हो गई है। तो ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा जैव विविधता का पतन हो चुका है, उस जगह को बोला जाता है हॉटस्पॉट। ठीक है, इससे ज़्यादा अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। तो भारत में विश्व के जितने भी हॉटस्पॉट हैं उसके 17% भूमि भारत में आती है, और विश्व की 17% आबादी भी कहाँ आती है? भारत में आती है। अब इतना हमने इंट्रोडक्शन जान लिया कि भारत क्यों चैंपियन बन सकता है, क्योंकि भारत के पास इतनी ज़्यादा संपदा है, इतना ज़्यादा रिसोर्सेज है इंडिया के पास। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे हमको समझनी है, और ये मैं आपको, ये आर्टिकल में नहीं आई है लेकिन मैं अलग से समझा रहा हूँ। कितने लोगों को पंचमित्र याद है? कितने लोगों को याद है पंचमित्र? ये क्लास में अपन ने किया हुआ है पंचमित्र। इनका ना 5 से पेट नहीं भरा, तो इन्होंने क्या किया, इस बार इन्होंने एक नया कंसेप्ट दे दिया, और इस बार इन्होंने बोला सप्त ऋषि। इस बार इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया? इस बार इन्होंने कंसेप्ट दिया सप्त ऋषि। और ये जो सप्त ऋषि का कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ सप्त ऋषि, ये 2023 के यूनियन बजट में आया है। तो भाई अब तो जानना एकदम कंपलसरी हो गया कि सप्तऋषि के साथ अलग अलग वो चीज़ें हैं क्या, जिन 7 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं ये। भाई मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दे रहा हूँ कि सप्तऋषि में ये क्या 7 चीज़ें हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, अपन एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई सप्तऋषि क्या है, कैसे याद करना है सप्तऋषि। एक सिंपल सा मैं यहाँ पे
न्यूमोनिक लिख रहा हूँ, कोड लिख रहा हूँ जिसको आपको याद करना है। ग्रीन, पेन बहुत ज़्यादा ही पतला हो गया है, हाँ, ग्रीन FII। FII क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे कुछ और है, ठीक है। ग्रीन FII, जस्ट गिव मी अ मिनट। ग्रीन FII यूथ अनलीश पोटेंशियल टू रीच लास्ट माइल। बस यहां पे सप्तऋषि खत्म हो गया, बस देखते चल रहे हैं कैसे खत्म हुए, ठीक है। ग्रीन का मतलब है जो चीज यहां पे बोली गई है आर्टिकल में, एक ही चीज मेंशन करी गई है आर्टिकल में। ग्रीन का मतलब है यहां पे ग्रीन ग्रोथ। ये आप लोगों को दिख रहा है क्या? ग्रीन ग्रोथ, यहाँ पे एक ही चीज मेंशन करी गई है आर्टिकल में जो है ग्रीन ग्रोथ एज वन ऑफ द 7 प्रायोरिटीज ऑफ सप्तऋषि। तो हमको ये एक चीज तो पता चल गई भाई कि हरित विकास की बात कर रहा है कौन? जो सप्तऋषि इस बार 2023 में दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ ये बात किसकी कर रहा है? एफ का यहाँ पे मतलब है वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल सेक्टर। एफ का मतलब क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर। आई का मतलब है यहाँ पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास। और एक आई का मतलब है यहाँ पे इनोवेशन, एक आई का मतलब है यहाँ पे इनोवेशन प्लस इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो अभी हमने 3 चीज़ें देखी, 4, ग्रीन ग्रोथ, इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और एफ का मतलब था फाइनेंशियल सेक्टर। बाकी ये जो सेंटेंस लिखा है ना यूथ, तो उसका मतलब था अनलीश द पावर ऑफ यूथ। दूसरा था अनलीश पोटेंशियल, जो हमारे यहाँ का पोटेंशियल है उसको अनलीश करना है। उसके बाद उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लास्ट माइल पे पहुँचना। तो ये हो गए हमारे 7। तो अब मैं 7 के साथ यहाँ आपको लिख दे रहा हूँ ताकि आप आराम से इसको पढ़ सकें। सप्त ऋषि, ये सप्तऋषि क्या है? सबसे पहला तो भाई जो आर्टिकल में आया है वो कौन सा है? ग्रीन ग्रोथ। ये कहीं पे नोट डाउन कर लेना, ये इस बार पेपर में आएगा ही आएगा ऐसा मुझे लग रहा है। दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर। तीसरा इनोवेशन, तीसरा क्या है? इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट। चौथा क्या है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास। पांचवा क्या है? पांचवा क्या है? यूथ पावर। पांचवा क्या है? यूथ पावर। 6th इज यूटिलाइजिंग पोटेंशियल, अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग करना, यूटिलाइजिंग पोटेंशियल। उसके बाद क्या है? रीचिंग द लास्ट माइल, आखिरी छोर तक पहुंचना है। तो ये जो 7 चीजें हैं ये सप्तऋषि है। ये सप्तऋषि न्यूज में आया है, एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, आप किसी भी आंसर में यूज कर सकते हो अगले 25 साल तक, क्योंकि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है और अमृत काल का बजट है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे इसको। इसके बाद आता है द नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया एम्स टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर। वही सब बातें हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं कि भारत के जितना भी लक्ष्य है उसमें उनको पेड़ों को बढ़ाना है, जो जितना भी वन आरक्षित क्षेत्र है उसको बढ़ाना है, यही सारी बातें करी गई हैं। लेकिन कुछ स्कीम्स हैं। सबसे पहली स्कीम है एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम मतलब वैसी जो भी चीज़ें हैं जो कंपनियां, जो एकल व्यक्ति, इंडिविजुअल, जो कंपनियां, जो संस्थान किसी भी तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए योगदान दे रहे हैं, उनको बचाने के लिए सरकार क्या करेगी? इंसेंटिवाइज करेगी, प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। फिर से समझिए, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का मतलब क्या है? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का मतलब है ऐसी संस्थाएं जो पर्यावरण के लिए काम कर रही हैं उनको सरकार थोड़ा बहुत पैसा मुहैया कराएगी। तो एक योजना तो ये हो गई। मैनग्रोव्स के लिए एक योजना ये अब आंसर में आनी ही चाहिए, इसका नाम है मिष्टी योजना। मिष्टी का फुल फॉर्म है मैनग्रोव इनिशिएटिव
फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। मैनग्रोव्स इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि तटीय क्षेत्रों में मैनग्रोव को दोबारा लगाना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो तटीय क्षेत्र हैं वहां मैनग्रोव्स को दोबारा प्लांट करना है, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। सिर्फ स्कीम याद रखनी है, मिष्टी योजना। फुल फॉर्म भी याद नहीं रखना है, सिर्फ स्कीम याद रखनी है, मिष्टी योजना बस। ठीक है, एमपीपीएससी में फुल फॉर्म आ सकता है, लेकिन यूपीएससी में आपसे मेंस में लिख के आओगे मिष्टी योजना, और या फिर प्रीलिम्स में आएगा तो मिष्टी योजना किससे संबंधित है बस। ठीक है, एक और योजना जो यहाँ आपको पता होनी चाहिए वो है पीएम प्रणाम। अब पीएम प्रणाम योजना का हिंदी में फुल फॉर्म है भूमि सुधार, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए चलाए जाने वाला एक कार्यक्रम। भूमि सुधार, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए चलाया जाने वाला एक कार्यक्रम। ये दृष्टि आईएएस से मैंने एज इट इज निकाल लिया है। इंग्लिश में इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ठीक है, ये आपको ऐसे याद नहीं रखना है, सिर्फ पीएम प्रणाम याद रखना है, और प्रणाम याद रखने के बाद आपको उसको एग्जाम में लिख देना है। सेवरल स्कीम्स लाइक पीएम प्रणाम, मिष्टी योजना, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, 30x30 initiatives are examples of steps taken by government of India for the development of for the sustainable development। ये सब आपको इतना सही लिखना है, इसके आगे कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, और एक जो इंपॉर्टेंट स्कीम है वो है अमृत धरोहर स्कीम। अमृत धरोहर स्कीम, इस स्कीम में क्या किया गया है, अमृत धरोहर का मतलब होता है हमारे पास कितनी संपदा है। तो हमारे पास बहुत संपदा है जो इकोलॉजिकल संपदा है, तो हमें उसको एम्फेसाइज करना है। ठीक है, हमें उस संपदा को एम्फेसाइज करना है। तो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है इकोलॉजिकल, हमको उसको आगे बढ़ाना है। बैलेंसिंग कंपीटिंग डिमांड्स, एम्फेसाइजिंग सस्टेनेबिलिटी, और कुछ भी नहीं है इसमें। एक प्रीलिम्स का फैक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हैदरपुर को रामसर साइट घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हैदरपुर जो एक रामसर साइट है पहले से है, उसको बचाने के लिए कार्यक्रम किया गया है। ठीक है, हैदरपुर में एक रामसर साइट है पहले से है, उसको बचाने के लिए काम किया गया है। पूरा आर्टिकल बाकी किसी काम का नहीं है खासा, आपको इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अब हम आ जाते हैं किसी आंसर में, अगर आपसे पूछा जाता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, अगर ये चीज़ आपके क्वेश्चन में आती है तो आपको कुछ स्टेप्स जो है इस आंसर में दिए गए हैं वो एज इट इज़ आप टीप सकते हो। ठीक है, वो स्टेप्स क्या है, हमें देखिए मैं आपको स्टेप्स समझा दे रहा हूँ पढ़ने के लिए। आप ये आर्टिकल ऐसे भी पढ़ सकते हो नॉर्मली, इसका पीडीएफ आपको मुश्किल ही मिलेगा क्योंकि ये प्रीमियम आर्टिकल है, बहुत जुगाड़ से मैंने भी निकाला है। आप बोलोगे तो मैं चलो मैं डाल ही दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ डाल दूंगा। तो पहला पॉइंट बोला गया है कि पेड़ों को लगाने की बजाय आप ये कोशिश करो कि किस तरीके से इकोलॉजिकल बैलेंस बनाया जा सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट जो बोला गया है वो बोला गया है कि फोकस ऑन इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, पारिस्थितिकी को बचाने की कोशिश करो, पारिस्थितिकी को पुनर्स्थापित करने की कोशिश करो, ना कि सिर्फ पेड़ों को लगाने की। अगर आप सिर्फ पेड़ों को लगाते चलोगे तो वो पारिस्थितिकी दोबारा स्थापित नहीं होगी। आप कैसे भी करके, पारिस्थितिकी में क्या आता है, सारी चीज़ें, बायोटिक, एबायोटिक, जैविक व अजैविक दोनों चीज़ें आती हैं। तो इसमें बोला गया है कि आप जो पारिस्थितिकी है उसको बचाने का प्रयास करो, ना कि सिर्फ पेड़ लगाने का प्रयास करो। दूसरी चीज़ बोली गई है कि ऐसे इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी करो कि लैंडस्केप जो टूट चुके हैं, अब अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको डिग्रेडेशन ऑफ लैंडस्केप पढ़ाया था कि हमारे मान लीजिए ये एक जंगल है, अब इस जंगल को, एक जंगल यहाँ पे हो गया, एक जंगल यहाँ पे हो गया, और बीच में बना दी गई है बिल्डिंग्स। अभी जो बीच की बिल्डिंग्स है इसने क्या किया, इस जंगल को दो हिस्सों में बांट दिया। तो अब सरकार क्या बोल रही है, आप एक ऐसा इकोलॉजिकल लैंडस्केप बनाओ जो इसको दोबारा कनेक्ट कर सके। कहने का मतलब है कॉरिडोर बनाना है, एक गलियारा बनाना है। ठीक है, तो जो पारिस्थितिक गलियारे बनाने, इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी के लिए कॉरिडोर बनाने, लैंडस्केप बनाने की बात करी गई है, ताकि जो विभाजित हमारी पारिस्थितिकियां हैं या फ्रेगमेंटेड लैंडस्केप हैं उनको हम दोबारा कनेक्ट कर सकें। ठीक है, थर्ड चीज़ जो यहाँ पे बोली गई है वो बोला गया है कि हमारे पास जो अवेलेबल नॉलेज है उस नॉलेज के आधार पे स्पीशीज़ को चुना जाए संरक्षण करने के लिए। थर्ड चीज़ बोली गई है कि ज्ञान के आधार पर हमको कुछ प्रजातियों को चुनना है बचाने के लिए। और चौथी चीज़ बोली गई है सिर्फ मैनग्रोव को बचाना नहीं है, विविध प्रकार के मैनग्रोव्स को बचाना है। वी हैव टू प्रोटेक्ट डाइवर्सिटी ऑफ मैनग्रोव्स। ये देखिए, एम्फोसिस ऑन डाइवर्सिटी ऑफ मैनग्रोव स्पीशीज़। तो हमको डाइवर्सिटी के साथ मैनग्रोव्स को बचाना है, ना कि सिर्फ मैनग्रोव्स को बचाना है। ठीक है,
और फाइनली ह्यूमन ज्योग्राफी के कंसेप्ट से क्या बोला गया है यहाँ पे कि जो लोकल कम्युनिटी है, क्षेत्रीय लोग हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। और कैसे इन्वॉल्व करना है उनको, इंक्लूसिव लोकल एंड नोमैडिक कम्युनिटीज़, उनको समावेश करना बहुत आवश्यक है। जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनका समावेशीकरण करना बहुत आवश्यक है और उनको प्रोग्राम के साथ लाना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने पुराने नोट्स में ऐड कर सकते हो। फाइनली एक जो लास्ट चीज़ बची है, नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एंड ह्यूमन वेलबींग ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। याद करना हो तो कर सकते हैं, बहुत बड़ा नाम है। लेकिन अब यहाँ पे हमको जो चीज़ें याद करनी है वो क्या क्या थी। सबसे पहले ग्रीन क्रेडिट फैसिलिटी। ग्रीन क्रेडिट फैसिलिटी में क्या बोला गया है कि ऐसी संस्थाएं, ऐसे लोग जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं उनको सरकार पैसा मुहैया कराएगी। ठीक है। दूसरा बोला गया है मिष्टी कार्यक्रम, तटीय क्षेत्र में जो मैनग्रूव्स हैं उनको हम दोबारा लगाएंगे। तीसरा बोला गया है आपका पीएम प्रणाम योजना, उसमें जो मदर अर्थ है आपकी, ये जो धरती माँ है, उसको बचाने के लिए कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद 30x30 इनिशिएटिव, 30% भूमि 30% समुद्र को 2030 तक बचाना है, ये चीज़ बोली गई है। ठीक है, ये 4 चीज़ें बोली गई हैं। और न्यूज़ में कौन सा रामसर साइट आई है, न्यूज़ में कौन सी रामसर साइट आई है, अभी न्यूज़ में आई है हैदरपुर रामसर साइट, जो कि उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। और किसकी बात करी गई है, अमर धरोहर की बात करी गई है। और फाइनली क्या चीज़ें बोली गई हैं आपको पर्यावरण को बचाने के लिए, सिर्फ पेड़ नहीं लगाने हैं बल्कि पारिस्थितिकी या पूरे इकोसिस्टम को, इकोलॉजी को बचाना है, उसको दोबारा स्थापित करना है। दूसरा, जितनी आपके पास नॉलेज है उस नॉलेज के आधार पर प्रजातियों को बचाने के लिए कार्यक्रम करना है। तीसरा, सिर्फ मैनग्रूव नहीं लगाने हैं, अलग अलग प्रकार के डाइवर्स मैनग्रूव्स लगाने हैं, विविध मैनग्रूव्स लगाने हैं, जिससे मैनग्रूव बचेंगे। चौथा, लोकल लोगों को अपने साथ जोड़ना है। ठीक है, लोकल लोगों को अपने साथ जोड़ना है। और एक और चीज़ आखिरी यहाँ पे बोली गई है कि हमको कनेक्टिविटी बनानी है। हमको क्या करना है, जो भी चीज़, जो भी जंगल वगैरह हैं जो विभाजित हो गए हैं, उनको जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी बनानी है। उसी तरीके से हम प्रयास आगे कर सकते हैं। ये आर्टिकल मुझे इतना इम्पॉर्टेंट लगा, ऊपर से हिंदू भी इसको प्रीमियम में बेच रहा है, तो ये आप खुद समझ सकते हो क्यों इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और किसी छोटे मोटे आदमी ने नहीं लिखा है ये आर्टिकल जिसने भी लिखा है आप ये यहाँ पे पढ़ सकते हो। द राइटर्स आर पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कोलैबोरेशन, जैव विविधता के संगठन ने लिखा है ये आर्टिकल। तो अपने आप इस आर्टिकल का जो महत्व है वो 4 गुना बढ़ जाता है। तो यदि आप अपने नोट्स में इसको इंक्लूड करना चाहते हैं तो प्लीज़ इंक्लूड करें। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक दबाएं, जोर से लाइक ठोकें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जितने ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें। आपके लाइक करने से ही हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। आप देख रहे होगे चैनल पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, 200 300 कई बार 500 चले जाते हैं, लेकिन आप जितना लाइक दबाओगे उतना ज़्यादा हमारी रीच बढ़ेगी और उतना ज़्यादा हम आगे इसको फैला सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, सोसाइटी की सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, आंसर राइटिंग में जुड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जो भी बोलते हैं, सत श्री अकाल वगैरह जितना भी सब रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।